गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं कक्षा का इतिहास का छठा लेसन 3 वर्ग का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने प्रथम 3 वर्ग के बारे में अभिजात वर्ग, पादरी वर्ग और किसान वर्ग तीनों के बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। चौथा वर्ग है नए नगर और नगरवासी। कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंध 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी, जो बढ़कर 1200 ईस्वी में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्री और बालिकाओं के जीवन की अवधि छोटी थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार हुआ और वे अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहां से वे अपने उपकरण, कपड़े खरीद सके। इस ज़रूरत ने मियादी हाट मेलों को बढ़ावा दिया और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिनमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके, और एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिस्पों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लार्डों को, जिनकी भूमि पर नगर बसे थे, कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लाड़ के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। एक प्रसिद्ध कहावत थी, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लाड़ की नज़रों में 1 वर्ष व 1 दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाला कृषिदास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषिदास थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। तो श्रेणी से यहाँ पर गिल्ड जिसे हम कहते हैं, क्या अभिप्राय है? श्रेणी सभागार प्रत्येक नागरिक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे, और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा, जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार हो गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजातता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। इसके बाद देखिए कैथेड्रल नगर। कैथेड्रल नगर क्या थे कि चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनका निर्माण में सहयोग दिया।
कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और जब उसका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए जो कैथेड्रल नगर कहलाए। 14वीं सदी का संकट क्या था? ये 14वीं सदी का संकट 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए थे और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह कृषि भूमि बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों की 3 क्षेत्रीय अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह कृषि भूमि बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमज़ोर बना दिया। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें हुई। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ ब्यूबॉनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहाँ की जनसंख्या का 40% थी। तो इस प्रकार ये जो यूरोप में जो संकट आया, इसको देखा हमने। इस विनाशकालीन लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूर, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई और बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दोगुने की मांग करने लगा। तो इस तरह से ये हमारा 3 वर्ग का जो लेसन था ये समाप्त हो गया।